ग्लाइकोलिसिस का, कैसे ग्लाइकोलिसिस काम करता है। ओके, तो पहला स्टेप आता है फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज जो है वो फॉस्फोराइट हुआ है बाय एटीपी टू फॉर्म ग्लूकोज शुगर फॉस्फेट। ग्लूकोज जो है वो फॉस्फोराइट हुआ है किस मदद से, एटीपी की मदद से। क्या बना रहा है वो, शुगर फॉस्फेट। अब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इसको कैटेलाइज कौन कर रहा है, हेक्सोकाइनेस कर रहा है। अब इसको हम आगे जैसे समझें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, कैसे बना, एटीपी की मदद से। और कैटेलाइज किसने किया इसे, हेक्सोकाइनेस ने। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं तो आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन से हमें समझ आता है कि स्ट्रक्चर में फेरबदल होगा, H+ आयंस और H- ऊपर नीचे होंगे, तो रीअरेंजमेंट होगा और ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो आइसोमराइजेशन हो रहा है, एल्डोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गिव्स द कीटोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब क्या हुआ कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसमें एल्डोज से कीटोज बना, किसकी मदद से, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, ये एंजाइम कैटेलाइज करा और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। ये हमारा रिजल्ट था। फिर थर्ड स्टेप आती है फॉस्फोराइलेशन। हियर द अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था वो वापस से फॉस्फोराइलेट हुआ बाय एटीपी टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। हमारा जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था उससे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। अब ये वापस से इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें एटीपी लगेगा। जो सेकेंड प्रोसेस थी आइसोमराइजेशन, उसमें एटीपी नहीं लगा। फर्स्ट प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस में एटीपी लगा। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में एटीपी का यूज हुआ, किसकी मदद से हुआ, किस एंजाइम की मदद से कैटेलिस्ट हुआ, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस की मदद से। अब स्टेप 4 में आते हैं तो ब्रेकडाउन मतलब क्या, तो जो 6 कार्बन शुगर थी वो क्लीव्ड हुई, इसको बनाने के लिए 3 कार्बन मॉलिक्यूल को, कौन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल थे हमारे पास, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये गैप, और ये जो डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, ये जो दो हमारे 3 कार्बन मॉलिक्यूल थे। अब इस रिएक्शन में क्या कैटेलाइज, किसकी वजह से कैटेलाइज हो रहा है, ये एल्डोज की वजह से कैटेलाइज हो रहा है। जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था ये एल्डोज की वजह से कैटेलाइज हुआ, ये दोनों चीजें बनी। और इसमें आगे मैं बताऊंगा ये क्यों लिखा है। अब फिफ्थ प्रोसेस पे आते हैं वापस आइसोमराइजेशन, फिर वापस डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट जो ऑक्सीडाइज हो गया, इसको बनाने के लिए ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट को। इस रिएक्शन को वापस किसने कैटेलाइज किया, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम ने। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल थे ये एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों दो कार्बन के मॉलिक्यूल बन गए, 2 कार्बन कंपाउंड बन गए हैं, किसकी मदद से, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की वजह से। इसके आगे की प्रोसेस है स्टेप 6। जो 2 मॉलिक्यूल का ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट थे ये वापस से फिर ऑक्सीडाइज होंगे, फिर ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस कैटेलाइज करेगा, कन्वर्जन करेगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट का, इसमें 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट में। यहाँ पे क्लियरली हमको समझ आ रहा है जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थोफॉस्फेट के साथ जुड़कर एसाइल फॉस्फेट प्रोडक्ट बनाएगा, जो कि हमारा रिजल्टेंट रिएक्शन में क्या आएगा, जो जो 2 कार्बन कंपाउंड है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, किसकी मदद से, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो कैटेलाइज कर रहा है। और इसमें भी एनर्जी हमें मिल रही है, अब इसमें हमने मिलने लगी हमें, जो हमारा एटीपी है वो बनने लगे हैं वापस से। अब 7th प्रोसेस पे आते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, जो ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप वाज जनरेटेड अर्लियर टू एडीपी। जो हमारे फर्स्ट फेज में जो हमारे एडीपी से एटीपी बन रहे थे, तो ये जो फॉस्फोराइजेशन था जिसमें एडिशन हो रहा था फॉस्फेट का, एडीपी टू गिव एटीपी, इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन। एज फॉस्फेट डोनर इज द सबस्ट्रेट, जो फॉस्फेट था वो डोनर था सबस्ट्रेट का, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो प्रोडक्ट ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट का है। जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो बना वो अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन चुका है, किसकी मदद से, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की मदद से
ये हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन हो गया, इसमें हमें वापस एक एटीपी मिला और ये बनाया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब स्टेप 8 पे आते हैं। द रिमेनिंग फॉस्फेट इज लिंकेज इन 3-फॉस्फोलेट। फिर ये मूव होगा कार्बन 3 टू कार्बन 2, बिकॉज रिलेटिवली लो फ्री एनर्जी है, हाइड्रोलिस होगा टू फॉर्म वापस से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाया, किसकी मदद से बनाया? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये है एंजाइम जो कैटलिस्ट कर रहा है इस दोनों रिएक्शन को। नाइन्थ स्टेप आती है डिहाइड्रेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो सेकेंड रिएक्शन थी ग्लाइकोलिसिस की, इसमें हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड बन रहा था, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रेट हो गए बाय द एक्शन ऑफ इनोलेज 2-फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। यहाँ पे वापस से जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट था वो इनोलेज की मदद से फॉस्फोफिनोल इनोल पायरुवेट बन गया। ये जो कंपाउंड है ये एस्टर है इनोल टोटोमर ऑफ पायरुवेट। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट था वो इनोलेज की वजह से फॉस्फोफिनोल पायरुवेट बन गया है। इसमें हमें H2O भी निकला है, वाटर भी निकला है। अब ये लास्ट स्टेप होती है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू ADP। ये जो लास्ट स्टेप है ये इरिवर्सिबल है, मतलब ये रिवर्स नहीं हो सकती है और हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ग्रुप है, फॉर्म फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू ADP। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट काइनेज, मतलब ये एंजाइम कैटलाइज हो रहा है पायरुवेट काइनेज से, और ये है सेकेंड लेवल का फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का। दिस इज ऑल्सो नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन रिएक्शन। अब फॉस्फोफिनोल इनोल पायरुवेट जो है वो फिर पायरुवेट काइनेज की मदद से पायरुवेट बन रहा है, इसको सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन भी करते हैं और इसमें भी हमें ATP मिल रहा है। थैंक यू।